Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Abdurrahman and I'm teaching you biology. Students, in this session we are going to discuss about another important organ of the digestive system. It is pancreas. Pancreas की खास बात students आप याद रखिएगा, ईटा के लिए भी बहुत ज़्यादा important है, आपके regular session में MCQs के point of view से बहुत important है कि pancreas is the glandular organ associated with the digestive system as an accessory gland which is exocrine as well as endocrine at the same time. Alright, इसका मतलब क्या है कि इसकी कुछ secretions नालियों के जरिए digestive system में directly भेजी जाती हैं और कुछ secretions ऐसी हैं कि जो directly pancreas के cells से खारिज होती हैं, उसके बाद उन्हें circulatory system का हिस्सा बना दिया जाता है, blood में dissolve कर दिए जाते हैं, and they are your most important hormones, insulin and glucagon. Alright students, जो चीज़ें आपके सिलेबस में शामिल हैं, जो important contents आप लोगों ने याद रखने हैं, इस टॉपिक के अंदर उन सबको हम देखते हैं डिटेल से ऑन द बोर्ड. ऑलराइट, सो द फर्स्ट थिंग हियर इज पेंक्रियाज. पेंक्रियाज के लिए स्टूडेंट्स अभी मैंने बताया है इट इज एक्सोक्राइन एज वेल एज द एंडोक्राइन ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी और ये बिहेव कर रहा है एज एन एक्सेसरी ग्लैंड विद द डाइजेस्टिव सिस्टम. इसका मतलब क्या है कि जब हम ओरल टू एब ओरल ओपनिंग जब ऑर्गन्स की बात कर रहे होते हैं तो ये डायरेक्टली डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा नहीं समझा जाता, लेकिन ये उसके साथ ज़रूर जुड़ा हुआ है और इसकी गैर मौजूदगी में डाइजेशन और ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल में पड़ सकती हैं. ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो लोकेशन इसकी कहाँ पे है? इट इज़ प्रेजेंट इनसाइड द एब्डोमेन. आमतौर पे आपकी बॉडी की जो लेफ्ट साइड है यहाँ पे आपको नजर आएगा स्टमक के साथ निचले हिस्से में और उसकी बैक साइड पे जुड़ा हुआ है जहाँ पे ड्यूडेनम का पहला कर्व आपको नजर आता है, उसके साथ ये अटैच्ड या इंटीमेट अटैचमेंट में नजर आएगा. ऑलराइट, सो इट इज़ इनसाइड एब्डोमेन क्लोज टू ड्यूडेनम, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. फिर इसको हम डिवाइड करते हैं स्ट्रक्चरली तीन बेसिक हिस्सों के अंदर. पहला हिस्सा जो है इसका उसको हम कहते हैं हेड. हेड वो वाला ब्रॉड पार्ट है पेंक्रियाज का जो कि ड्यूडेनम के साथ जुड़ा हुआ नजर आता है और यहाँ पे डक्ट्स और ट्यूब्स और सर्कुलेटरी सिस्टम के ब्लड वेसल्स नजर आ सकते हैं. देन वी हैव द मिडल पार्ट दैट इज नोन एज बॉडी ऑफ द पेंक्रियाज एंड देन वी हैव द थर्ड पार्ट दैट इज टेल. ये एक्सटेंड होता हुआ चला जाता है टुवर्ड्स द स्टमक. ऑलराइट, और फिर स्प्लीन के लोअर साइड पे या इंफीरियर साइड पे ये आपको आराम से नजर आ सकता है अगर आप इसको लोकेट करना चाहें. एनाटमी की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यानी कि पेंक्रियाज का एक क्रॉस सेक्शन लिया जाए या उसको ओवरऑल सेलुलर लेवल पे जाके हम और टिश्यूज के लेवल पे हम डिस्ट्रीब्यूट करना चाहें कि कौन सा हिस्सा जो है वो कितने % पोर्शन बना रहा है पेंक्रियाज का, तो इसके कंपोनेंट्स को वन बाय वन देखेंगे. पेंक्रियाटिक एक्सोक्राइन सेल्स, इसको हम कहते हैं इट इज बल्क ऑफ द पेंक्रियाज, यानी कि पेंक्रियाज का 80 से 90% हिस्सा जो है वो सारे का सारा आमतौर पे एक्सोक्राइन फंक्शंस के अंदर इन्वॉल्व नजर आता है. इसको हम एसिनल रीजन या एसिनल टिश्यू ऑफ द पेंक्रियाज भी कहते हैं. ऑलराइट, सो इट कॉन्स्टिट्यूट बल्क ऑफ द पेंक्रियाज. देन वी हैव द सेकंड पार्ट दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एज एन एंडोक्राइन रीजन ऑफ द पेंक्रियाज या एंडोक्राइन फंक्शन के हवाले से इसके जो सेल्स हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और वो कौन कौन से सेल्स हैं इसको जरा देखते हैं वन बाय वन. MCQs के लिए स्टूडेंट्स इसको जरूर याद रखिएगा. टाइप्स ऑफ सेल्स इन आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस एंड सिक्रीशंस. अब यहाँ पे ये बात काबिल गौर है कि ये वो वाला हिस्सा है पेंक्रियाज का जो 2% जो है वो इसके ओवरऑल मास की कंपोजिशन बना रहा है या कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है इसको, लेकिन इसके जो सेल्स हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि स्पेशली ग्लूकोज का होम्योस्टैटिक कंट्रोल इसको मैनेज करना और फिर इसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर होने वाली मेंटेनेंस और वियर एंड टीयर और इस तरह के कामों को ये कंट्रोल कर रहे होते हैं. ऑलराइट, सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स इन आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, इनकी कौन कौन सी सिक्रीशंस हैं. नंबर 1 वी हैव अल्फा सेल्स जो कि ग्लूकागॉन प्रोड्यूस करते हैं और ग्लूकागॉन वो हार्मोन है कि जिसको जब ये पता चलता है कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल्स कम हो गए हैं तो ये ग्लाइकोजन को तोड़ता है और अवेलेबल ग्लूकोज की मिकदार में इजाफा करता है. देन वी हैव द बीटा सेल्स. बीटा सेल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं. डायबिटीज़ चूँकि एक ऐसी बीमारी है जो वक्त गुजरने के साथ साथ एक मल्टीफैक्टोरियल डिजीज़ या डिसऑर्डर बनता चला जा रहा है. बहुत सारे लोग हमारे इर्द गिर्द ऐसे हैं कि जैसे ही 35 से 40 की जानिब ट्रेवल करना शुरू करते हैं एज के लिहाज से, तो उनको ये बीमारी आके पकड़ लेती है और फिर उसके बाद हमें एहतियाती तदाबीर और मेडिकेशन की जानिब जाना पड़ता है. तो ख़राबी बीटा सेल्स या कमज़ोरी बीटा सेल्स के अंदर आ रही होती है उस वक्त. दे सिक्रीट इंसुलिन और इंसुलिन जो है स्टूडेंट्स इट इज़ अ हार्मोन जो कि आपके ब्लड के अंदर इजाफी ग्लूकोज जो मौजूद होता है उसको कन्वर्ट करवाता है इनटू ग्लाइकोजन ताकि उसे स्टोर कर लिया जाए. ऑलराइट, देन वी हैव डेल्टा सेल्स दैट सिक्रीट सोमैटोस्टैटिन. इसके नाम पे ही अगर आप गौर करें तो पता चल रहा है सोमैटोस्टैटिन, इसका मतलब है कि ये किसी सिक्रीशन को रोक के या इनहिबिट करके
और किसी दूसरे मैकेनिज्म को कंट्रोल कर रहा है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो सिक्रीशन सिक्रीट हो रही हैं या बहुत सारे हार्मोन्स जो हमारे ब्लड के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं, उनको अगर इनहिबिट करना हो ताकि बॉडी को किसी और सही डायरेक्शन में लेके जाने की ज़रूरत हो, तो उस वक्त सोमैटोस्टैटिन्स को रिलीज़ किया जाता है। देन वी हैव द एफ सेल्स पेंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड रिलीज़ कर रहे हैं और ये पेंक्रियाज की अपनी हेल्थ को ही मैनेज कर रहा है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर इसके बाद जो फर्दर डिटेल्स हैं इसकी सिक्रीशंस की और जो बकिया सेल्स की टाइप्स हैं उसको नेक्स्ट बोर्ड के ऊपर देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, फर्दर जो सेल्स हम अभी डिस्कस करेंगे, दे कॉन्स्टिट्यूट और दे मेक अप बल्क ऑफ द पेंक्रियाज। ऑलराइट, इनको हम कहते हैं एसिनल सेल्स। अब ये जो एसिनल सेल्स है, ये एसिनल रीजन या एसिनल टिश्यू, ये बुनियादी तौर पे इसको अगर हम एनालॉजी के एतबार से समझना चाहें स्टूडेंट्स, तो जैसे आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर अल्टीमेट बारीक नालियां, ब्रोंक्यूल्स जिनको हम कहते हैं, ब्रोंक्यूल्स के फर्दर आगे क्या मौजूद होते हैं? एयर सैक्स मौजूद होते हैं। और उन एयर सैक्स को जब हम अल्टीमेटली गौर से देखते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे भी इवन, तो हमें पता चलता है कि इसके अंदर फर्दर छोटे छोटे गुब्बारे की तरह के स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं। तो वो एक जो क्लस्टर बना हुआ होता है उसको हम कहते हैं कि ये हमारे एयर सैक्स हैं, ये यूनिट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम है। बिल्कुल इसी तरह से ये जो एसिनल सेल्स हैं ये मिल जाते हैं और मिल के एक क्लस्टर बना देते हैं, और उस क्लस्टर को हम क्या कहते हैं, इसको जरा समझ भी लें कि आपने लिखना किस तरह से है। उसको स्टूडेंट्स हम कहेंगे एसिनस। ऑलराइट, एसिनस है क्या चीज? 20 to 40 एसिनल सेल्स join into a unit and they secrete digestive enzymes। 20 से 40 सेल्स जो हैं वो मिलते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं, और उस ग्रुप को हम क्या कह रहे हैं? एसिनस। और उस एसिनस को फर्दर नालियों के साथ जोड़ के और डिफरेंट किस्म के एक ब्रांच्ड पैटर्न बना दिया जाता है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो we have another type of cells, centroacinal cells. Another type of cells in acinus or secretions of fluids and electrolytes जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं पेंक्रियाटिक जूस को कंपोज करने के लिए और फिर समटाइम्स जो है ड्यूडेनम की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। ऑलराइट स्टूडेंट्स, देन वी हैव डक्ट्यूलर सिस्टम। अब इसके नाम से आपको अंदाजा हो जाना चाहिए, डक्ट्स या डक्ट्यूलर सिस्टम हम कह रहे हैं, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे नालियों का एक निज़ाम है। चूंकि सेल्स ने कोई ना कोई सिक्रीशंस पैदा करनी है, जितने भी हमारे पास एसिनाए मौजूद होंगे उन सब की सिक्रीशंस को नालियों के अंदर लाके इकट्ठा कर दिया जाएगा, और फिर फर्दर ये छोटी छोटी डक्ट्स जो है मिल के बड़ी नालियां बनाएंगी, और फिर उन बड़ी नालियों की सिक्रीशंस को आगे ड्यूडेनम की जानिब धकेल दिया जाएगा। ऑलराइट, सो डक्ट्यूलर सिस्टम involves network of conduits that carry exocrine secretions into the duodenum। अब स्टूडेंट्स ये डिफरेंस आपके ज़हन में ज़रूर होना चाहिए कि एक्सोक्राइन का वर्ड हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जब हम इंसुलिन और ग्लूकागॉन को एक्सप्लेन कर रहे थे तो तब हम एंडोक्राइन की बात कर रहे थे। वो हार्मोन्स प्रोड्यूस किए जाते हैं सेल्स के अंदर और फिर भेज दिए जाते हैं डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ऑलराइट, ये हार्मोन्स या इसकी बाकी सिक्रीशंस पैदा की जा रही हैं सेल्स के अंदर, लेकिन फिर ये अपनी ही मखसूस नालियों के जरिए डेस्टिनेशन तक भेज दिए जाएंगे इनटू द ओपन स्पेस। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज एक्सोक्राइन सिक्रीशंस। ऑलराइट, सो रूट ऑफ सिक्रीशंस क्या क्या है? जैसा कि अभी मैंने बताया था कि जितने भी सेल्स हैं वो अपनी सिक्रीशंस लाते जा रहे हैं और नालियों में फेंकते जा रहे हैं। नालियों का जो एक डक्ट्यूलर सिस्टम बनता हुआ नजर आता है उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स शामिल हैं, और आप लोगों ने इनके नाम एमसीक्यूज के लिए जरूर याद रखने हैं। एसिनस, यहाँ से प्रोडक्शन की जाती है, सिक्रीशंस पैदा की जाती हैं और फिर उसको भेज दिया जाता है इंटरकलेटेड डक्ट्स। अब इंटरकलेटेड की टर्म जहां भी आए आप ये समझ जाएं कि एक नाली है और फिर फर्दर उसका ब्रांच हो जाना, ये तयशुदा बात है। ऑलराइट, या फिर यूं समझ लें कि डिफरेंट एसिनाए के साथ कनेक्टेड छोटी छोटी नालियां हैं और वो आपस में जुड़ के फिर एक किसी बड़ी नाली के साथ आके अटैच हो जाते हैं। सो इंटरकलेटेड बेसिकली मीन्स कि इस तरह का ब्रांच्ड पैटर्न है जो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट होके एक नेटवर्क या वेनेशन पैटर्न बना रहा हो। ऑलराइट, सो इंटरकलेटेड डक्ट्स उन्हीं सिक्रीशंस को उठाते हैं, इंटरलोब्यूलर डक्ट्स के साथ जाके मिल जाते हैं, और इंटरलोब्यूलर डक्ट्स जो हैं वो फिर पेंक्रियाटिक डक्ट के साथ मिल जाते हैं, और पेंक्रियाटिक डक्ट की जो सिक्रीशंस हैं वो फिर अल्टीमेटली ओपन स्पेस या ल्यूमन ऑफ द ड्यूडेनम यहाँ पे जाके फेंक दिए जाते हैं और वहाँ पे अपना काम करना शुरू कर देते हैं। जो सिक्रीशंस आ रही हैं उनको हम पेंक्रियाटिक जूस भी कह सकते हैं। पेंक्रियाटिक जूस के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, कमिंग जो हमारा कंटेंट है वो इसी से रिलेटेड है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो व्हाट इज पेंक्रियाटिक जूस, व्हाट इज इट्स कंपोजिशन, व्हाट इज इट्स क्वांटिटी, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए एमसीक्यूज के लिए भी और शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए भी। It is a colorless, odorless alkaline fluid which contain enzymes like amylase, lipase, trypsinogen, and it is produced up to 500 to 800 ml per day। अब इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स
कि ये कोई एक ही केमिकल सिक्रीशन पे मुश्तमिल जूस नहीं है, बल्कि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें शामिल की जा रही हैं, जिसमें बाइकार्बोनेट्स भी हो सकते हैं, जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स भी हो सकते हैं, जिसमें पानी भी है, जिसमें म्यूकस भी है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली केमिकल डाइजेशन परफॉर्म करने के लिए जो पार्शियली डाइजेस्टेड केमिकल्स या फूड कंपोनेंट्स ऊपर से आए, डाइजेस्ट होके ओरल कैविटी में से और फिर उसके बाद स्टमक में से फर्दर इनको इनके अल्टीमेट कंपोनेंट्स या यूनिट्स तक तोड़ना भी बहुत ज़रूरी है। उसको तोड़ने के लिए एंजाइम्स जो हैं वो पेंक्रियाटिक जूस के अंदर मौजूद होते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द पेंक्रियाटिक जूस इज बाइकार्बोनेट, जिसकी हम यहाँ पे अभी बात करने लगे हैं, सिक्रीटेड टू न्यूट्रलाइज एसिडिक गैस्ट्रिक प्रोडक्ट्स। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स कि स्टमक के अंदर जो फूड डाइजेस्ट किया जाता है या जो प्रोटीन्स पार्शियली डाइजेस्ट किए जा रहे होते हैं, वहाँ पे HCl प्रोड्यूस होता है, और जो एंजाइम है पेप्सिन, उसको ऑप्टिमम pH रिक्वायर्ड होती है 2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो स्टमक वाला रीजन था, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा हाई pH की ज़रूरत थी, या यूं कह लेंगे बहुत ज़्यादा हाई एसिडिटी की ज़रूरत थी। pH की वैल्यू बहुत ज़्यादा लो होगी, 2 ऑलमोस्ट। तो इसका मतलब ये है कि इंतहाई तेजाबियत वाली कंडीशन स्टमक के अंदर मौजूद होती है। अब ये जब एसिडिक काइम या पार्शियली डाइजेस्टेड सेमी लिक्विड फूड जो है वो ड्यूडेनम की वॉल को टच करेगा, तो फौरन उसको न्यूट्रलाइज करना ज़रूरी है, ताकि ड्यूडेनल एंजाइम्स इसके ऊपर अच्छी तरह से काम कर सकें और फिर फूड्स को सबस्ट्रेट समझ के फर्दर प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर सकें। तो pH को न्यूट्रलाइज करना या स्लाइटली एल्कलाइन करना, ये काम यहाँ पे मुकम्मल किया जाएगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद जो एंजाइम्स हैं ये कौन कौन से हैं और कहाँ पे पैदा किए जा रहे हैं, ये वाली चीज़ भी आप लोग ज़रूर समझ लें। Most of the enzymes are synthesized in endoplasmic reticulum of acinar cells. They are packaged in zymogen granules secreted by acinar cells as amylase, lipase and protease. अब ये तीनों बड़ी क्लासेस हैं। एमाइलेज जो है ये कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। दूसरा जो ग्रुप हमें लाइपेजेस का नज़र आता है, ये आप लोगों को याद होना चाहिए कि लिपिड्स से रिलेटेड हैं। तो इसका मतलब ये पहले फैट्स की एमल्सिफिकेशन करेंगे, फिर उसके बाद जो छोटे ग्लोब्यूल्स बनेंगे उनको फर्दर फैटी एसिड्स और ग्लिसरोल्स में कन्वर्ट करना, ये भी इनका इंपॉर्टेंट फंक्शन होगा। देन द प्रोटीएजेस का क्या काम होगा कि हाई और कम्प्लेक्स पॉलीपेप्टाइड चेन्स को, जिनके अंदर हाई नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स मौजूद हों, उनको तोड़ना और कन्वर्ट करना इनटू डाइपेप्टाइड्स एंड अमीनो एसिड्स। ये वाली डाइजेशन यहाँ पे मुकम्मल की जाएगी। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर इनको सिर्फ प्रोड्यूस नहीं किया जाता, बल्कि अगर कोई एंजाइम इनएक्टिव फॉर्म में प्रोड्यूस किया गया है तो उसको फिर कन्वर्ट किया जाएगा इनटू इट्स एक्टिवेटेड फॉर्म, और वो जो एक्टिवेटेड फॉर्म वाले एंजाइम्स हैं वो फर्दर फिर अपने सबस्ट्रेट्स को पकड़ेंगे और एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बनाएंगे और कन्वर्ट कर देंगे इनटू प्रोडक्ट्स, जिनको फिर ब्लड स्ट्रीम के अंदर एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। और फिर अभी हमने प्रीवियस सेशन में ये बात पढ़ी थी कि फिर इन्हीं अमीनो एसिड्स को उठा के लिवर के पास भेज दिया जाता है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, so further details on the next board. Alright students, we have amylase as the first enzyme. Amylase क्या कर रहा है students? It is secreted in active form. सबसे important बात यही है कि ये बाकी प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स की तरह नहीं है, बल्कि इसको इसकी एक्टिव फॉर्म में ही प्रोड्यूस किया जा रहा है। ऑप्टिमम pH is 7. ऑप्टिमम pH क्या होती है? That range of the pH at which an enzyme works with its best efficiency. बेहतरीन काम सर अंजाम देने की सलाहियत जहाँ पे एंजाइम अपने अंदर पैदा कर ले, उसको हम कहते हैं दैट इज ऑप्टिमम pH। फिर हाइड्रोलाइज स्टार्च एंड ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज, माल्टोज, माल्टोट्रायोजेज एंड डेक्स्ट्रिन्स, यानी कि कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को, पॉलीसैकेराइड्स को कन्वर्ट करेगा इनटू सिंपलर कार्बोहाइड्रेट्स और मोनोसैकेराइड्स। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर वी हैव लाइपेज। इसकी ऑप्टिमम pH की रेंज है 7 to 9। इट इमल्सिफाइज एंड हाइड्रोलाइजेज फैट्स, यानी कि पहले बड़े फैट मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करना और फिर उन ड्रॉपलेट्स के ऊपर एंजाइम एक्टिविटी शो करते हुए उनको फर्दर सब यूनिट्स में ग्लिसरोल्स और फैटी एसिड्स में तोड़ देना, ये लाइपेजेस का काम होगा। देन वी हैव प्रोटीएज। प्रोटीएज उसके नाम से स्टूडेंट्स आपको पता चल रहा है प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। अब प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स जो हैं ये यूजुअली अपनी इनएक्टिव फॉर्म में प्रोड्यूस किए जाते हैं, क्योंकि आपको पता है हमारी भी जो डाइजेस्टिव सिस्टम की इंटरनल लाइनिंग है, इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। तो अगर ये डायरेक्टली अपनी एक्टिवेटेड फॉर्म में प्रोड्यूस कर दिए जाएंगे तो क्या होगा, ये अंदर वाले हिस्से के ऊपर करोसिव इफेक्ट कॉज करेंगे, प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करना शुरू कर देंगे और खुदा न खास्ता बीमारियों का बायस बन सकते हैं। ऑलराइट, फिर इसके अंदर आपने क्या याद रखना है, ड्यूडेनल एंटीरोकाइनेज कन्वर्ट ट्रिप्सिनोजेन टू ट्रिप्सिन। इसका मतलब ट्रिप्सिनोजेन, ये स्टूडेंट्स एक हिंट याद रखिएगा,
जब भी आप किसी एंजाइम के साथ जेन लिखा हुआ देखें, GEN, किसी प्रोटीन के साथ GEN लिखा हुआ देखें, तो ये बात याद रखनी है कि इट इज इन एक्टिव फॉर्म, इसको भी एक्टिवेट करना जरूरी है, और एक्टिवेट करने के लिए डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एक्टिवेटर्स आर रिक्वायर्ड. ऑलराइट, in turn it activates chymotrypsin, elastase, carboxypeptidase and phospholipase. यानी एक एंजाइम पहले अपनी इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में गया और उसके एक्टिवेट होते ही उसने एक पूरे बंच ऑफ एंजाइम्स को एक्टिवेट किया और काम करवाना शुरू कर दिया. ऑलराइट स्टूडेंट्स, इस तरह से फिर आपके डिफरेंट सबस्ट्रेट्स को एक ही वक्त में मेटाबोलाइज कर दिया जाएगा और उनको उनके प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा. जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है दे विल बी अब्सॉर्ब बैक बाय द ब्लड स्ट्रीम एंड द लिम्फेटिक सिस्टम. जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है उनको या तो डायरेक्टली इसी तरह अनडाइजेस्टेड फूड की फॉर्म में आगे भेज दिया जाएगा या फिर उनको लिवर की जानिब भेज दिया जाएगा और लिवर उनको फर्दर डिटॉक्सिफाई करके किडनीज के ज़रिए या ब्लड स्ट्रीम के थ्रू कोशिश करेगा कि फिल्टर करके फिर फर्दर बॉडी से खारिज करवा दें, जिस तरह के कुछ बाइल पिगमेंट्स होते हैं. ऑलराइट, देन वी हैव अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि एसोसिएटेड है, एंड दैट इज रिलेशनशिप ऑफ द सिक्रीटिन विद पेंक्रियाटिक जूस एंड द बाइल जूस. कि जो सिक्रीटिन एक अहम हार्मोन है हमारी गट का, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का, ये यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, इसको भी हम अभी देख लेते हैं. Secretin is secreted in response to acidic ingesta coming from stomach to duodenum. इसका मतलब क्या है? वही बात जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक्सप्लेन की कि स्टमक के अंदर हाईली एसिडिक मीडियम के अंदर जो फूड को डाइजेस्ट किया जा रहा था, जैसे ही वो एसिडिक मीडियम वाला फूड या एसिडिक फूड आके ड्यूडेनल लाइनिंग को टच करेगा तो फौरी तौर पे यहाँ पे क्या काम कर दिया जाएगा? सिक्रीटिन की सिक्रीशंस को एक्टिवेट कर दिया जाएगा. और सिक्रीटिन की एक्टिवेशन बेसिकली क्यों की जा रही है? ताकि ये पेंक्रियाज को और गाल ब्लैडर को फौरन एक्टिवेट करे कि वो अपने अपने बाइकार्बोनेट्स जो हैं उन सिक्रीशंस को और फर्दर दूसरी चीज़ों को पानी के साथ मिला के ड्यूडेनम में भेजे ताकि पीएच को नॉर्मलाइज किया जा सके या न्यूट्रलाइज किया जा सके. ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो प्रिंसिपल टारगेट इसका कौन है? Secretin's target is pancreas to secrete bicarbonates to neutralize acidic chyme. Chyme क्या है? The partially digested food that is coming from stomach. All right, and to facilitate emulsification of fats by bile salts. यानी कि जो काम लाइपेज ने करना था उसको पहले कौन असिस्ट या फैसिलिटेट कर रहा होता है? बाइल सॉल्ट्स. उसको इमल्सिफाई करते हैं, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करते हैं और फिर लाइपेजेस उनको फर्दर तोड़ देते हैं. ऑलराइट, फिर उसके साथ ही साथ स्टूडेंट्स जो एक नेगेटिव फीडबैक सिस्टम जो कि ज़्यादातर हमारी बॉडी के हार्मोनल एक्शंस के साथ इन्वॉल्व होता है वो यहाँ पे भी काम करेगा. आपने ये बात याद रखनी है कि स्टिमुलस क्या था सिक्रीटिन के आने का? देयर वाज द एसिडिक मीडियम. लेकिन जैसे ही सिक्रीटिन ने एसिडिटी को ख़त्म किया, न्यूट्रल पीएच को अटेन किया, तो सिक्रीटिन की अपनी सिक्रीशन को भी इनहिबिट कर दिया जाएगा. इसको हम कहते हैं इट इज द फीडबैक इफेक्ट और नेगेटिव फीडबैक इफेक्ट टू बी मोर प्रिसाइज. So when pH of the intestine rises to neutral, secretion of the secretin is turned off. All right, students. अब यहाँ पे students इस सारी चीज़ों को अगर हम समराइज करें तो ये बात याद रखिएगा कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारा, उस डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर बहुत सारे हार्मोन्स, बहुत सारे एंजाइम्स मिलके काम कर रहे होते हैं ताकि आपकी बॉडी को एफिशिएंटली एनर्जी सप्लाई की जा सके. लेकिन इसके साथ ही साथ कुछ ड्यूटीज़ आपकी भी हैं और वो ये कि खाली पेट सॉफ्ट ड्रिंक्स ना पिएं. कोशिश करें कि वैसे ही सॉफ्ट ड्रिंक्स ना पिएं, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती हैं आपकी सेहत के लिए. फिर इस तरह का जंक फूड ना खाएं जिसकी वजह से डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर या लिवर के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़े. और फिर सफाई तो निस्फ ईमान है, खाने से पहले अपने हाथ मुंह वगैरह ज़रूर धो लें. इसी तरह जब खाना खाएं तो घर का बना हुआ साफ़ सुथरा खाना खाने की कोशिश करें ताकि आप ये सारी चीज़ें प्रॉपरली, जब खाना इन सब चीज़ों की एहतियात करना शुरू करेंगे तो इस तरह के खाने से आप मैक्सिमम एनर्जी हासिल कर सकते हैं और उस एनर्जी से आपका ओवरऑल मेटाबॉलिक सिस्टम हाईली एफिशिएंट हो जाएगा. ऑलराइट स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल फॉर दिस सेशन. बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट सेशन के अंदर हम स्टडी करेंगे.